नमस्कार। देश दुनिया प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। प्राइम टाइम की शुरुआत करते हैं इस वक्त बड़ी खबर के साथ। 5 बड़ी खबरें इस वक्त देश की क्या है। पहली बड़ी खबर, इशरत जहां केस में नया खुलासा हुआ है। पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई ने खुलासा करते हुए कहा कि चिदंबरम ने हलफनामे से हटवाई थी इशरत के आतंकी होने की बात। सुप्रीम कोर्ट से फाइल मंगवाकर चिदंबरम ने ही इसमें बदलाव किया था। दूसरी बड़ी खबर, भोपाल पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बयान को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। सिब्बल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर देश में काला धन वापस आ जाए तो कोई आरक्षण नहीं मांगेगा। सिब्बल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नसीहत दी कि देश के प्रधानमंत्री को आरएसएस और बीजेपी की एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए। तीसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बरेली में रैली की। इस रैली में प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश की शानदार कामयाबी का जिक्र करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की है। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने तारीफ पर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया है। चौथी बड़ी खबर, विदिशा में सीएम शिवराज सिंह आज बिल्कुल अलग तेवर में नजर आए। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से सख्त लहजे में पुलिस को हिदायत देते हुए कहा कि चोरों और गुंडों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। पांचवी बड़ी खबर, जगदलपुर में 23 नक्सलियों और उनके समर्थकों ने बस्तर जिले के कलेक्टर और एसपी के सामने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। और आइए अब इन तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। इशरत जहां के आतंकी होने की बात पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने हटाई थी। यह खुलासा किया है पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई ने। पिल्लई के मुताबिक चिदंबरम ने ही इशरत से जुड़े केस की फाइल मंगवाई थी और उसमें बदलाव किया था। इस बदलाव के कारण इशरत के लश्कर कनेक्शन की बात छिप गई। पूर्व गृह सचिव के इस खुलासे से चिदंबरम कटघरे में खड़े हो गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि बदलाव के पीछे चिदंबरम का क्या इरादा था। इशरत के लिए चिदंबरम हमदर्दी क्यों रखते थे। इशरत जहां मामले में 2 दिन पहले कई खुलासे करने के बाद पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पहले जी.के. पिल्लई ने खुलासा किया था कि इशरत के लश्कर आतंकी होने के हलफनामे को बदलने का फैसला राजनीतिक स्तर पर लिया गया था। अब पिल्लई ने उस राजनेता का नाम भी बता दिया है। पिल्लई का कहना है कि इशरत केस में गृह मंत्रालय का हलफनामा किसी और ने नहीं बल्कि खुद तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने बदलवाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में जी.के. पिल्लई ने कहा, चिदंबरम ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहला हलफनामा दायर किए जाने के 1 महीने बाद संयुक्त सचिव से केस की फाइल मंगवाई थी और कहा था कि हलफनामे में बदलाव की जरूरत है। उनके मुताबिक हलफनामे में बदलाव किए जाने के बाद ही केस की फाइल मेरे पास आई। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय के पहले हलफनामे में इशरत और मुठभेड़ में मारे गए उसके साथियों को लश्कर ए तैयबा का आतंकी बताया गया था, लेकिन बदलाव किए जाने के बाद दूसरे हलफनामे में इशरत के आतंकी कनेक्शन का जिक्र नहीं था। जी.के. पिल्लई ने टाइम्स ऑफ इंडिया से इशरत के आतंकी कनेक्शन को भी साफ किया। पूर्व गृह सचिव के मुताबिक इशरत और जावेद उत्तर प्रदेश और यहां तक कि अहमदाबाद के होटल और लॉज में दंपत्ति के तौर पर ठहरे थे। वो साफ तौर पर जावेद और मॉड्यूल के दूसरे सदस्यों को लोगों की नजरों से बचाने में लगी थी। पिल्लई के इस खुलासे के बाद बीजेपी ने चिदंबरम और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। उधर भोपाल पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बयान को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। सिब्बल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर देश में काला धन वापस आ जाए तो कोई आरक्षण नहीं मांगेगा। सिब्बल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नसीहत दी कि देश के प्रधानमंत्री को आरएसएस और बीजेपी के एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए। जेएनयू विवाद पर सिब्बल ने कहा कि यूनिवर्सिटी में बोलने की आजादी होनी चाहिए और वहां पुलिस नहीं जानी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि देश भाषाओं में बट रहा है, ऐसे में देशभक्ति की बात कहां से हो। सिब्बल ने लोकतंत्र के स्तंभ लोकसभा की कार्रवाई पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकसभा रंगमंच बनती जा रही है। लगता तो ऐसा है कि पार्लियामेंट नहीं रहा, एक थिएटर बन गया। जैसे कि ड्रामा आप देखते थे, आप पार्लियामेंट में वो ड्रामा देख रहे हैं। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां हमें विचारधारा ऐसी होनी चाहिए कि देश के जो इश्यूज हैं उनको लेकर हम आगे बढ़े। देश में एक प्रधानमंत्री है जो देश का प्रधानमंत्री है। अगर वो देश का प्रधानमंत्री ये सोचने लगे कि हम बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं,
और अपने आरएसएस को एजेंडे को बढ़ा रहे हैं, तो वो देश के प्रधानमंत्री के नजरिए से नहीं देखे जाएंगे, और इस बात का मुझे फिक्र है। उधर बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश मीर चंदानी ने कपिल सिब्बल के बयान पर सख्त ऐतराज जताते हुए इसे उनका मानसिक दिवालियापन करार दिया है। कपिल सिब्बल और कुछ कांग्रेस के नेता मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रहे हैं। देश में अलगाववाद की बात करने को वो जेएनयू से जोड़ के और वो सही मानने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की मानसिक दिवालियापन कांग्रेस के लगभग सारे नेताओं में आ गया है। तो लोकसभा के बारे में विवादित बयान दे गए कपिल सिब्बल। अब इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये, कपिल सिब्बल ने लोकसभा को आखिर रंगमंच क्यों कहा? सवाल ये भी, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का अपमान सिब्बल ने क्यों किया? क्या इस बयान से लोकसभा की गरिमा को चोट नहीं पहुंची है? सवाल यह भी कि लोकसभा के पूर्व सदस्य कपिल सिब्बल का ऐसा बयान आखिर क्यों आया? देश के पूर्व कानून मंत्री सिब्बल की विधायिका के प्रति ऐसी सोच क्यों है? उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बरेली में रैली की। किसान कल्याण रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसान ही देश की शान है। उन्होंने कहा कि हमें अपने किसान को ताकतवर बनाना पड़ेगा। किसान को अगर पानी मिल जाए तो वो मिट्टी से सोना पैदा कर सकता है। इस रैली में प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश की शानदार कामयाबी का जिक्र करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी जमकर तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी न सिर्फ यूपी सरकार से बल्कि सभी राज्य सरकारों से गुजारिश है कि किसानों और कृषि से जुड़े मामलों को प्राथमिकता की सूची में सबसे पहले रखा जाए। पीएम ने साल 2022 तक सभी किसानों की इनकम को दोगुना कर देने की ख्वाहिश जताई है। इस रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। श्रीमान शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लेकर के नई नई योजनाएं बना करके कृषि को प्राथमिकता दी कि जो मध्य प्रदेश कभी कृषि के लिस्ट में पहले 10 में नाम नहीं पाता था, वो आज हिंदुस्तान में नंबर 1 पर लगातार 3 साल से रह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 17वीं बार रेडियो पर मन की बात की। इस दौरान पीएम ने बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को कामयाबी का मंत्र दिया। पीएम ने कहा कि परीक्षा को अंकों का खेल मत मानिए। पीएम ने कहा कि लक्ष्य बड़ा हो तो निराशा नहीं आती। छात्रों के साथ पीएम ने माता पिता को भी नसीहत दी और कहा कि माता पिता बच्चों पर अंकों को लेकर दबाव न डालें, बच्चों को घर में अच्छा वातावरण दें। पीएम के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने भी छात्रों को कामयाबी के गुर बताए। ये परीक्षाएं, वो तो हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं उसका हिसाब किताब करती है। हमारी गति ठीक है कि नहीं है उसका हिसाब किताब करती है। और इसलिए विशाल विराट ये अगर सपने रहे तो परीक्षा अपने आप में एक आनंदोत्सव बन जाएगी। हर परीक्षा उस महान उद्देश्य की पूर्ति का एक कदम होगी। हर सफलता उस महान उद्देश्य को प्राप्त करने की चाबी बन जाएगी। और इसलिए इस वर्ष क्या होगा, इस एग्जाम में क्या होगा, वहां तक सीमित मत रहिए। एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के चलिए और उसमें कभी अपेक्षा से कुछ कम भी रह जाएगा तो निराशा नहीं आएगी। और जोर लगाने की और ताकत लगाने की और कोशिश करने की हिम्मत आएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान धार जिले के कोटेश्वर गांव में आयोजित अंत्योदय मेले में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 27,000 से ज्यादा हितग्राहियों को 5 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लाभ दिया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को 33 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बदनावर विधानसभा में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने इलाके में नर्मदा का पानी लाने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जेएनयू कांड का समर्थन करने वालों की निंदा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ग्रामीणों को शौचालय का इस्तेमाल कर स्वच्छता अपनाने, बिजली बचाने, पानी का दुरुपयोग नहीं करने, बेटा बेटी में भेदभाव न करने और बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प दिलाया।
उधर विदिशा में सीएम शिवराज सिंह आज बिल्कुल अलग तेवर में नजर आए। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से सख्त लहजे में पुलिस को हिदायत देते हुए कहा कि चोरों और गुंडों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। सीएम ने कहा कि जब मैंने अपने राज में चंबल के डाकू खत्म कर दिए तो चोरों और गुंडों की क्या औकात है। इस मौके पर उन्होंने अपनी गोद ली हुई बेटी रिंकी की शादी के लिए सबको मंच से ही आमंत्रित किया। चोरों को, गुंडों को, बदमाशों को कोई रियायत नहीं। उठाओ लठ और सीधा चलाओ। किसी की हिम्मत कैसे हो। और इसलिए इस मामले को बहुत गंभीरता के साथ ले। अच्छी बात पर मैं पीठ थपथपाता हूं, लेकिन कहीं कोई ऐसी चीज है कि जिसके बारे में कहना जरूरी हो तो मैं उसको सख्ती से कहता हूं, ताकि काम करके दिखाओ। ये नहीं चलेगा कि चोर ताले तोड़ दें, कहीं दुकान होती है और हम कहेंगे नहीं ठीक है वो तो होती रहती। कैसे होती रहती? शिवराज सिंह चौहान को होती है। जब मैंने चंबल के डाकू खत्म कर दिए तो चोरों की क्या औकात है। हरियाणा के मुरथल गैंगरेप केस में संबंधित सूचना हासिल करने के लिए राज्य की पुलिस ने 3 मोबाइल नंबर जारी किए। ये नंबर जांच टीम के 3 सदस्यों के थे, लेकिन इसमें से एक नंबर जो जांच टीम की प्रमुख डीआईजी डॉक्टर राजश्री सिंह का बताया गया, वो असल में इंदौर के एक शख्स का था। ऐसे में उस शख्स के नंबर पर पूरी दुनिया से फोन आने लगे। हालात ऐसे हो गए कि वो कॉल रिसीव करते करते आजिज आ गए। हालांकि हरियाणा पुलिस ने अपनी गलती दुरुस्त करते हुए सही नंबर फिर से जारी कर दिए हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस ने जो नंबर जारी किए थे उसमें इंदौर के एक शख्स का नंबर दे दिया गया और फिर उसके बाद पूरी दुनिया से उनके पास कॉल आने लगे और फोन रिसीव करते करते ये शख्स आजिज आ गए। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन अब शांत हो चुका है, लेकिन इस आंदोलन के दौरान हुई हिंसा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के साथ साथ विदेशों में रह रही अहम शख्सियतों ने भी लोगों को अमन और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। इनमें से ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला चेस खिलाड़ी अनुराधा बेनीवाल भी शामिल हैं। राम राम, नमस्कार। मैं अनुराधा बेनीवाल, नेशनल चेस चैंपियन। मेरा पहला कोच था ठाकर, दूसरा पंडित। खेल लेकिन क्या सुनारा क्या महावीर सराफ, सोनी, इनने सिखाई चेस। नू करके नहीं, एक जाटा की है, एक कुमारा की है, एक धनका की है, एक बाणिया की है, एक छोरी है, मारी है, हरियाणा की है। चेस समझा है, हम सिखावांगे। अब तो हमने सारा फूक दिया है, हम सबके खिलाफ हो गए हैं। सैनिया ने न्यू कह दिया, ठोकरा ने न्यू कह दिया, फिर ताम के बोले हो, कह दिया तुम्हारे स्कूल फूक दोगे, अपने धरती का आग ला दोगे। मैंने कह दिया कि मैं तो तू अपना घर फूक देगा। अपना घर फूक क्या है? अमेरिका का ना फूक क्या, पाकिस्तान का कि में ना बिगड़ा। मारे पेड़ कट्टे हैं, सांगी के पेड़ कट गए, मैम जल गया। आ रही है बात समझ में? लाहौर में आग ना लाई तमने अपने घर में आग लाई है। क्या करोगे इस आरक्षण का, इस रिजर्वेशन का, इन नौकरियां का? जब रवाएगा ही नहीं कि मैं, जब स्कूल ना रवेंगे, जब तारे स्कूल में पढ़ाने खातर बढ़िया टीचरें ना होंगे, जब कॉलेज में बढ़िया फैकल्टी नहीं रहेंगी, जब कोई बाहर का कोई कंपनी लाने की हिम्मत नहीं करेगा तारे देश में, कौन करेगा हिम्मत? हम तो पहुंच जाओगे लठ लेकर फूकने तई। सरकारी नौकरियां में गुजारा ना है सारा। माहौल बनाना पड़ेगा विकास का, और यो विकास का माहौल नहीं दिखता मुझे। अरे हम कुछ भी कर सका। हाँ, ओलंपिक में मेडल मारे आ रहे हैं, फौजी मारे, खेत मारे, जवान मारे, क्यों बदनाम कर रहे हो हमारे देश में, है हमारे हरियाणा ने? इसमें फायदा नहीं है किसी का।
कुत्ती नुकसान नरा नुकसान और किसी और का नहीं है, मारा है कुत्ती अपना। और यहाँ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।